हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको इसका वर्किंग नोट सिखाया था। होमवर्क में मैंने आपको कहा था कि एक बार ट्राई करके आना है इस क्वेश्चन को। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन में वापसी लेके जाऊँ तो क्वेश्चन आपसे दो चीज़ें डिमांड करता है। एक तो आपकी जर्नल एंट्रीज और साथ साथ में आपको कहता है कि भाई कैश बुक को भी शो करके दिखाओ। तो इसका सिंपल क्लियर कट ये मतलब है कि भाई जो भी मेरी एंट्रीज ट्रांजैक्शन जिसके अंदर बैंक अकाउंट हिट हो रहा है या फिर कैश हिट हो रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस मुझे यहाँ दिखानी है और इसके अलावा जो भी एंट्रीज बच गई वो मेरे को एज यूजुअल जर्नल एंट्रीज के अंदर दिखानी है। अब सीखोगे कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ आपको पता है, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, एप्लीकेशन की अमाउंट को रिसीव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस वर्किंग नोट का मैजिक। रियली बता रही हूँ बेटा, आपको कोई भी फिगर कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो बच्चा इस वर्किंग नोट को सीख जाएगा उसकी सारी फिगर्स उसके सामने ही है। ठीक है जी। अब सबसे पहला काम मेरे पास क्या है मैम, एप्लीकेशन अमाउंट आएगी मेरे पास। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री मेरी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहली मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैम कितना पैसा आएगा, देखो एप्लीकेशन मनी जो मेरे को रिसीव हुई है 2,79,600। 279,600 ही मेरी ट्रांजैक्शन बनेगी। अब क्या ये एंट्री जो है मैं यहाँ पे दिखा तो जर्नल के अंदर नहीं, क्योंकि इस एंट्री के अंदर मेरा बैंक हिट हो गया। इस एंट्री में जो एक पार्ट है वो बैंक का है, तो इसलिए मैं इसको कहाँ दिखाऊंगी, कैश बुक के अंदर। अब लेजर्स आप सबने बना रखे हैं। लेजर बनने का तरीका क्या है, इन द बुक्स ऑफ जो भी मेरी पार्टी का नाम है, हम कैश बुक बना रहे हैं और कैश बुक के अंदर भी हम सिर्फ बैंक कॉलम को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है जी। क्यों, क्योंकि जितनी भी हमारे पैसे आते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं शेयर्स के, वो बैंक थ्रू रूट होके आते हैं। अब आपको एक और चीज़ पता है, यहाँ पे डेबिट आता है, यहाँ पे क्रेडिट आता है। पर्टिकुलर अमाउंट नीचे मेरा टोटल हो जाता है। मेरा जो लेजर का बैलेंस होता है वो यहाँ पे टोटल में रिफ्लेक्ट करता है। ये सब लेजर का बेसिक फॉर्मेट सब बच्चों को पता है। अब मेरी जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन होगी वो सबसे पहली एंट्री क्या है मैम, सबसे पहली मेरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 2,79,600। मुझे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता थी। अब ये बताओ कि पोस्टिंग कैसे होगी, लेजर पोस्टिंग बताओ मुझे। मैम अगर बैंक अकाउंट डेबिट में है, मतलब डेबिट साइड में जाऊंगी और टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट में यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू क्या रहने वाली है मेरी, 2,79,600 की। अब आप ये कहोगे कि अगर मैं नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बनाता तो मैं इसकी नरेशन लिखता, क्या मैं यहाँ पे भी लिखूँ, लिखो, क्यों नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बच्चे कहेंगे कि मैम एक बात बताओ, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन अगर मैं बुक्स में देखता हूँ, बुक्स में क्या लिखा होता है, बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन दीज नंबर ऑफ शेयर एट द रुपीज दिस। ठीक है भाई, ये सब मत लिखो, सिंपल क्लियर कट लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यूड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्यों, देखो नरेशन लिखने के अलग से नंबर नहीं है, पर नरेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जरूर जाएंगे। प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के नरेशन नहीं लिखोगे तो कट जरूर जाएंगे। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेटा पेपर अकाउंटिंग कितने बड़े होते हैं कि बच्चा ना टाइमली बेसिस पे पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाता, समझ रहे हो। तो जो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस क्या है, प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते ही इतने एफिशिएंट तरीके से प्रेजेंटेशन को सारा फुलफिल करते हुए रिक्वायरमेंट्स को मैं अपना आंसर मेंटेन करूँ। ठीक है, तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और साथ साथ में नरेशन को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट है, ठीक है। अब 2,79,600 हो गया। सेकेंड एंट्री क्या बनती है मैम, एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की। अब ड्यू की एंट्री क्या बनती है आपको पता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या बनेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। परफेक्ट है। उसके बाद टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैम अलॉटमेंट क्यों, क्योंकि पैसा एक्सेस में आ गया था तो वो अलॉटमेंट पे भी शिफ्ट हुआ था। ठीक है जी। फिर और क्या आएगा, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों, मैम पैसा और भी एक्स्ट्रा रखा था जो मैंने कॉल्स पर एडजस्ट किया। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, जो मैंने पैसा रिफंड कर दिया। ये क्या वैल्यूज़ होंगी वो सारी मैंने डिटरमाइन कर रखी है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, अलॉटमेंट पे कितना, कॉल्स इन एडवांस पे कितना और बैंक पे कितना। कहाँ कहाँ पता चला, देखो सबसे पहली चीज़ शेयर कैपिटल में कितना जाने वाला है मैम, ये रहा शेयर कैपिटल में जाएंगे आपके 90,000 रुपीज़, बिकॉज एप्लीकेशन मनी इतने से ही ड्यू है तो शेयर कैपिटल में 90,000।
ठीक है जी। शेयर अलॉटमेंट पे कितने जाने वाले हैं? शेयर अलॉटमेंट पे जाएंगे ये जो अमाउंट मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया वही तो अमाउंट मेरा अलॉटमेंट पे जाएगा। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 1,32,900, ठीक है। कॉल पे कितना जाएगा? जो अमाउंट मैंने कॉल पे एडजस्ट किया, ठीक है। जो अमाउंट मैंने कॉल पे एडजस्ट किया वो मेरा अमाउंट कॉल पे चला जाएगा। ये कितना आने वाला है? 31,200। एक सेकेंड, शायद ये मैंने कैलकुलेशन गलत करी है। 900 तो वैसे ही दिख रहा है मुझको, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लो। ये जो आपकी कैलकुलेशन है यहाँ पे क्या आएगा आपका 900, दिस विल बी बेटा 3,900, ठीक है। 25 और 5 3,900, ठीक है। चलो छोटी सी करेक्शन थी, हमने करेक्शन ठीक कर ली। अब देखो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा मेरा कॉल्स पे एडजस्ट होगा, ठीक है। रिफंड मैंने निकाल रखा है 25,800 का, रिफंड भी मैंने निकाल रखा है। तो देखो अब मेरी एंट्री बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले मैम एंट्री में क्या आएगा? इधर आ जाओ एंट्री में, यहाँ पे लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे टू में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, परफेक्ट है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा मुझे एडवांस में रिसीव हो गया कॉल्स का, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, जो मैंने रिफंड कर दिया, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज़ तो मेरे को पता है। सबकी वैल्यूज़ क्या है मैम? इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितनी वैल्यू थी? 90,000, मैंने अभी आपको बताई है। अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ 1,32,900 और कॉल्स पे एडजस्ट हुआ है 30,900, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,32,900 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,900। अब आप ये कहोगे कि मैम बैंक का भी तो पैसा रिफंड हुआ है। कितना बैंक से रिफंड किया मैंने? 25,800 रुपये। क्या ये मैं यहाँ पे दिखाऊंगी? नहीं। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर बैंक हिट हो गया तो वो भाई यहाँ नहीं दिखानी, अब वो सीधा मेरी कैश बुक के अंदर जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो अब मेरी वैसे एंट्री बताऊँ तो क्या एंट्री होगी? ये 25,800, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर बैंक टू में है इसका मतलब बैंक मेरे क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है तो उसका उल्टा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन उस अमाउंट से मैं लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, रिफंड कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 25,800 बीइंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, या फिर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, बीइंग एप्लीकेशन पूरा लिख लेना मनी रिफंडेड, ठीक है जी। तो मैम एक चीज़ ये क्लियर हो गई मेरे को, एक चीज़ मुझे ये क्लियर हो गई कि ये बैंक वाला चीज़ तो यहाँ पे नहीं आने वाली। परफेक्ट है जी, ये चीज़ तो यहाँ पे नहीं आएगी। तो बस इसका टोटल लगा दो, इसका बेटा टोटल लगा दो, कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 132,900 प्लस 3,900। ये जो मेरी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट है वो 2,53,800 से डेबिट होगी। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि मैम जो मेरी शेयर एप्लीकेशन में पैसा आया था वो कितना आया था? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जो थी वो मेरी क्रेडिट हुई थी 279,600 से, और यहाँ पे जो मैंने डेबिट करी सिर्फ 253,800 से करी है। तो बीच का डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे भी तो हो गया रिवर्स। दिस माइनस दिस, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपकी क्रेडिट हुई है वो आपकी इसी अमाउंट से हुई है और वो आपने डेबिट कर दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चले। ये एप्लीकेशन वाला सारा सॉर्ट हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या होगी मैम? अलॉटमेंट ड्यू की। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू करना है अभी पता चल जाएगा। मैम अलॉटमेंट पे जो ड्यू हो रहा है पैसा कितना हो रहा है? 1,50,000 अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,50,000, नरेशन में डाल दूंगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी मैम? अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मैम बैंक से पैसा कितना आएगा अलॉटमेंट का? बताओ ज़रा मुझको। मैम अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, अलॉटमेंट पे कितना आएगा? 17,100। बाकी का कहाँ गया? बाकी का ऑलरेडी आपका एडजस्ट हो चुका है, सरप्लस से एडजस्ट हो चुका है आपका। बाकी आपका ऑलरेडी बेटा सरप्लस से एडजस्ट हो चुका है, ठीक है जी। ये क्लियर है? देखो कितना आपने एडजस्ट कर लिया, इतना आपका बैंक से आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपका हो गया 150 का। 1,32,900 आपने एडजस्ट कर लिया, एक्सेस आ रखा था, इतना पैसा और बैंक से आएगा, 150 पूरा हो गया। तो भाई बैंक से आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो मैम इसका मतलब अगेन वो मेरा कहाँ जाएगा? कैश बुक के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगी? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 17,100। मैंने इसीलिए फोकस करके थोड़ा सा टाइम लगा के आपको वर्किंग नोट सिखाया कि वो सीख जाओगे तो उसके बाद आपको कहीं भी स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी फिगर कहाँ पे आनी है। अलॉटमेंट का काम भी खत्म। अब बात करेंगे किसकी, फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल ड्यू करो मैम। फर्स्ट कॉल जब हम ड्यू करेंगे, कॉल ड्यू करेंगे, 60,000 रुपीज़ की मेरी कॉल ड्यू होगी तो लिख दो फटाफट से। थर्ड एंट्री जो मेरी बनेगी, थर्ड एंट्री मेरी क्या बनने वाली है, थर्ड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही फर्स्ट और यही फाइनल है, ठीक है। पहला भी ये और आखिरी भी ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूरा लिख लोगे, ठीक है। कितने की आएगी, 60,000 रुपीज़ की मैंने फर्स्ट कॉल अपनी ड्यू करी, ठीक है। ये होगी मेरी एक ट्रांजैक्शन। अब क्या करेंगे मैम, आएगा मेरे को बैंक से पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरी एंट्री कब बनेगी, बैंक से पैसा आएगा, ठीक है। मैम ये जो कॉल्स एडवांस में पड़ा हुआ था इसको भी तो एडजस्ट करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप एक चीज़ देखोगे मैम, ये वाली बैंक की है और ये वाली मेरी बैंक की नहीं है, तो ये वाली एंट्री मेरी जर्नल में आ जाएगी और ये वाली एंट्री मेरी कैश बुक के अंदर आनी चाहिए। तो क्या मैं इस एंट्री को स्प्लिट कर सकती हूँ? इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंट्री कॉल्स इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ये चीज़ मैंने क्यों करी, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एडवांस लिखा कि कॉल का पैसा मुझे एडवांस मिले। अब एडवांस से वो पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में वो तो डालना पड़ेगा। तो मेरी जो फोर्थ एंट्री होगी वो होगी कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अगर ही मैंने लेजर ओपन किया है इस लेजर को मैं क्लोज भी तो करूँगी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस में कितना पैसा आ रखा था मैम, 3900 आ रखा था टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। 3900। मैम बैंक से कितना पैसा आएगा, अब देखो इधर आ जाओ, बैंक से कितना पैसा आने वाला है मैम, बैंक से जो मुझे पैसा आएगा वो आएगा 29,100 का अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम बैंक, 29,100 प्लस 3900, 60,000 के आके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा दो फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे दिखा दो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिख लेना इन सबकी कि फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड, कितना आ जाएगा 29,100। टोटल लगा दो इसका सबसे पहले मैम, ये कितना हो जाएगा 3,25,800 और सिमिलरली यहाँ पे भी 3,25,800। तो जो मेरी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बचेगी 3 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको दिखा दूंगी तो बैलेंस शीट कि इतना कैश मेरे पास बचा हुआ है और यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर आपने वर्किंग नोट अच्छे से फ्रेम कर रखा है तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा कि मैम मेरे को कौन सी फिगर कहाँ पे डालनी है। चलो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क में फिर से प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, AB लिमिटेड इशू करती है 4,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बनाओ अपना चार्ट फटाफट से। मैम उसने 4 लाख शेयर्स है मैम, उसने 4 लाख शेयर्स को इशू किया है, ठीक है जी। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, एक शेयर है 10 रुपये का। उसके बाद पेबल एट पार का मतलब है 10 का शेयर 10 पे ही जा रहा है। पेबल एट इक्वल अमाउंट्स ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 2 कॉल के मिला के इक्वल अमाउंट 10 डिवाइड बाय 4 हो गया। एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट और 2 हमारी कॉल, तो कितना हो जाएगा मैम, पर कॉल उसकी 2.5 आ रही है। ₹2.5 एप्लीकेशन पे, ₹2.5 अलॉटमेंट पे, ₹2.5 फर्स्ट कॉल पे, ₹2.5 मेरी फाइनल कॉल पे आ रहे हैं। प्रीमियम कोई है नहीं। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 5 लाख शेयर्स के लिए हुई है। अच्छा जी, 5 लाख शेयर्स के लिए मुझे एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक एप्लीकेंट था whom 4800 शेयर्स वर अलॉटेड। एक एप्लीकेंट है जिसको हमने 4800 शेयर्स अलॉट करे हैं, मतलब उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा, ये उसको क्या हुए बेटा, अलॉट हुए हैं शेयर्स, ठीक है। पेड इन फुल अमाउंट वाइल रेमिटिंग द अलॉटमेंट मनी, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे उसने पूरा अमाउंट ही दे दिया। तो इसने क्या किया, इसने बेटा ₹2.5 आपके एप्लीकेशन पे दिए होंगे, अलॉटमेंट के ₹2.5 दिए होंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इसने नहीं दी होगी। एक तरीके से ये समझना कि फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं दिया और सेकंड कॉल पे कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पैसा उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया। तो अलॉटमेंट पे ₹2.5 ये और ₹5 उसने कॉल्स के भी दिए होंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि ₹2.5 फर्स्ट कॉल के, ₹2.5 सेकंड कॉल के उसने अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिए। तो ऑब्वियसली बाद में नहीं देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक एप्लीकेंट है जिसको हमने 4800 शेयर्स अलॉट करे हैं,
उसने पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम पे उसने 5 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। एक और शेयर होल्डर है हमारा जिसने अप्लाई किया था 5,000 शेयर के लिए, मतलब यहाँ पे जो 5,000 है वो उसकी अप्लाइड है। ऑब्वियसली अलॉट तो उसको कम ही हुए होंगे। उसने क्या किया, फेल टू पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल उसने दी नहीं, तो मतलब एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल दी, पर फाइनल कॉल उस भाई ने नहीं दी। द रिमेनिंग शेयर होल्डर पेड द अमाउंट ड्यू एज वेन कॉल्ड अपॉन टू पे, मतलब जब जब अमाउंट ड्यू था तब तक उन्होंने पेमेंट करी है रिमेनिंग शेयर होल्डर्स ने। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। कह रहे द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स ऑफर्ड ऑन प्रोराटा बेसिस। कंपनी जो शेयर अलॉट करे वो प्रोराटा बेसिस के ऊपर करे है। मतलब मैम 5 लाख शेयर्स वालों को, जिन्होंने 5 लाख के लिए अप्लाई किया था, 4 लाख मिले हैं। इसका मतलब जिसको 4800 मिला है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, जिसको मैम 5,000 जिसने अप्लाई करे थे तो ऑब्वियसली उसको 4,000 मिले होंगे। प्रोराटा बेसिस पे ये निकल कर आ रहा है। अब द फर्स्ट कॉल वॉज मेड 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट डेट। कह रहे हैं जिस दिन हमने शेयर्स को अलॉट किया था उसके 3 महीने के बाद हमने फर्स्ट कॉल करी है। मतलब जो फर्स्ट कॉल का डिफरेंस है ये बेटा है 3 months का। ठीक है, एंड द फाइनल कॉल बिकेम ड्यू विद इंटरेस्ट, एक सेकेंड, एंड द कंपनी रिसीव कॉल्स इन अरियर्स ऑन 4,000 शेयर्स 3 months आफ्टर द फाइनल कॉल बिकम ड्यू। जब मैंने फाइनल कॉल का ड्यू किया था उसके 3 months के बाद, 3 महीनों के बाद मुझे क्या हुआ है, कॉल्स इन अरियर्स रिसीव हुए हैं। क्यों, एक शेयर होल्डर था जिसके 5,000 शेयर उसने अप्लाई किए थे, उसको ऑब्वियसली मिले कितने होंगे, 4,000 मिले होंगे। प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट करी है, तो जब हमने फाइनल कॉल मंगवाई थी उसके 3 महीनों के बाद दिया। ये क्वेश्चन आपको क्यों करवा रही है, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेशन करना सीखोगे कि मैम कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन कैसे होती है। इंटरेस्ट के साथ उसने दिए हैं। अब मुझे बताना, कॉल्स इन एरियर्स अगर आप पे कर रहे हो तो आप कितने % इंटरेस्ट पे करोगे, मैम 10%। याद कैसे आया, क्योंकि मैम हम देंगे कम और लेंगे ज़्यादा। ठीक है, द कंपनी पेड द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब ये वाला जो शेयर होल्डर था इसने ज़्यादा पैसे दे दिए थे, अलॉटमेंट के टाइम पे सारे पैसे दे दिए थे, तो उसको कॉल्स इन एडवांस उसने पे किया कंपनी ने। कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्री पास करो, एज्यूम करो जो कॉल्स इन एरियर्स है 10% और कॉल्स इन एडवांस जो है वो 12% पर एनम है। नहीं भी बताता तुम्हें पता ही है, 10 और 12 चलता है, 10 कॉल्स इन एरियर्स में और 12 कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस सिंपल से क्वेश्चन के हम बनाएंगे अपनी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, मैम एप्लीकेशन मनी रिसीव की। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कौन से शेयर्स है डिफाइन नहीं कर रखा तो हम सिर्फ शेयर लिखेंगे। शेयर डिफाइन कर देते तो हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो भी होता वो लिखते। अब बैंक से कितना पैसा आया है, मैम देखो 5 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपये आए हैं। 5 लाख शेयर पे 2.5 रुपये आए हैं, तो सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितनी, 5 लाख शेयर्स के ऊपर 5 लाख इंटू में 2.5 रुपीज़, विच मीन्स 12.5 लाख रुपए मुझे आए हैं। 12,50,000, 12.5 लाख रुपए मुझे आए हैं। अब शेयर ऐप, सेकेंड एंट्री क्या होती है, मैम शेयर एप्लीकेशन ड्यू की। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस पैसा आया है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12.5 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में कितने जाने चाहिए थे, मैम शेयर कैपिटल के अंदर कितने जाएंगे, 4 लाख का 2.5 विच मीन्स 10 लाख रुपीज़ जाने चाहिए, 10 लाख रुपीज़। फिर बाकी का जो रिमेनिंग बच गया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका अलॉटमेंट के ऊपर। 2.5 लाख रुपए आपके कहाँ गए, अलॉटमेंट पे। अब मैम मैंने यहाँ पे सिर्फ शेयर अलॉटमेंट क्यों लिखा, कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्यों नहीं लिखा। बेटा अगर आप बहुत बेसिक कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी, मैम अलॉटमेंट पे 4 लाख इंटू में 2.5 रुपीज़, 10 लाख रुपये आने चाहिए। पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पड़े हैं जेब में, 2.5 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली 2.5 के 2.5 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट होंगे, कॉल्स तक पैसा जाएगा ही नहीं। आपको सेकंड फेज़ में 10 रुपये आने हैं, आपके जेब में 2.5 रुपये रखे हुए हैं, तो आपको एक चीज़ पता है ना कि भाई मेरे को 7.5 रुपये और मिलेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा मिलते, इससे भी ज़्यादा 10 रुपये से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता तब वो कॉल्स पे जाता, पर आपको तो सिर्फ 2.5 लाख रुपये मिल रखे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल्स नहीं लिखा, बिकॉज ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पता चल रहा है कि हम अलॉटमेंट के टाइम पे, बेटा अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ कैसे निकल के आया, मैम 10 लाख रुपीज़ मेरा निकला 4 लाख शेयर्स इंटू में ₹2.5, 4 लाख इंटू में ₹2.5, ये मेरे 10 लाख शेयर्स निकल कर आ गए। ठीक है, एक्सेस कितना मिल रखा है मुझे अलॉटमेंट पे, सिर्फ 2.5 लाख रुपये भी मिल रखा है। तो बैंक से कितना मुझे रिसीव होगा, मैम बैंक से निकालते हैं शेयर अलॉटमेंट। अभी एंट्री डालो शेयर अलॉटमेंट की, कितनी आएगी, शेयर अलॉटमेंट जो मेरा क्रेडिट होगा वो होगा 7.5 लाख से। 7.5 लाख से कैसे हो रहा है, 10 लाख से शेयर अलॉटमेंट जो था डेबिट था,
क्रेडिट हुआ 2.5 लाख से, तो अब क्रेडिट होगा 7.5 लाख से। ठीक है मैम, कुछ पैसा उन्होंने कहा था मुझे ना एडवांस में मिल चुका है। अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे एक शेयर होल्डर का पैसा एडवांस में मिल चुका है। उसके पास कितने शेयर्स है? 4800 शेयर्स है। उसने 4800 शेयर्स पे 5 रुपये मुझे एडवांस में दे रखे हैं। उसने 4800 शेयर्स पे 5 रुपये मुझे एडवांस में दे रखे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। समझ में आ गया? 24,000 उसका कॉल्स इन एडवांस आएगा। 4800 शेयर्स पे उसने मुझे 5 रुपीज़ दे रखे हैं, तो इसका मतलब 24,000 कॉल्स इन एडवांस। तो इसका टोटल कर दो। ये पैसा आपको बैंक से रिसीव हुआ है 7,74,000। ये पैसा मुझे बैंक से रिसीव हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करूँगी। फर्स्ट कॉल अगेन कितने की होगी मैम? 10 लाख रुपीज़ की ड्यू होगी। 4 लाख शेयर्स के ऊपर बताओ, 4 लाख शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपीज़, 4 लाख इंटू में रुपीज़ 2.5, 4 लाख इंटू में रुपीज़ 2.5। अब शेयर फर्स्ट कॉल मैम यही 10 लाख रुपीज़ की कॉल्स इन एडवांस। मैं एडवांस में तो एडजस्ट करूँगी, जो मुझे यहाँ पे एडवांस मिला हुआ है वो एडजस्ट भी तो करूँगी। मैम 24,000 रुपये एडवांस मिला हुआ है। भाई एक बात बताओ, 4800 शेयर उसके पास है और 2.5 रुपये उसके बनते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 12,000 बन जाएंगे। वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 12,000 रह गए वो सेकंड कॉल पे एडजस्ट होंगे। सीधी सी बात है। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे एडजस्ट कितना होगा मैम? यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होने वाला है वो होगा आपका 12,000। इस 24,000 का आधा आधा, क्योंकि इसका तो क्या है 4800 शेयर्स पे 5 रुपये पे करे हैं, पर अभी तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा चाहिए था? सिर्फ 2.5 रुपये। तो 12,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो जो बच गया वो मुझे बैंक से मिल जाएगा। बैंक से कितने मिल जाएंगे? 9,88,000। बैंक से मुझे कितने मिल जाएंगे? 9,88,000। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। अगेन सेकंड कॉल कितने की ड्यू होगी मेरी? 10 लाख रुपीज़ की। सेकंड कॉल मैंने ड्यू करी है 10 लाख रुपीज़ की। अब सेकंड कॉल पे कितना पैसा मिलेगा मैम? देखो ये 10 लाख रुपीज़ है। कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ? 12,000 रुपये मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स मुझे पैसा नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितना निकल कर आएगा? सीधी सी बात है मैम, एक शेयर होल्डर है जिसको 4,000 शेयर्स अलॉटेड है, उसने 2.5 रुपये की फाइनल कॉल मनी नहीं दी। इसका मतलब 10,000 रुपीज़ उसने कॉल्स इन एरियर्स करे हैं। तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। तो जो रिमेनिंग बच गया 22,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 9,78,000। ये मुझे बैंक से रिसीव हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी सबको आती है। अब 2 चीज़ें हैं, आपको एंट्री बनानी होती है बेटा कॉल्स इन एडवांस की और कॉल्स इन अरियर्स की। देखो कॉल्स इन एडवांस पे आप पे करोगे इंटरेस्ट। कॉल्स इन एडवांस पे बेटा आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो कॉल्स इन एडवांस की कैलकुलेशन कैसे होगी इंटरेस्ट की? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम ये क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट हम पे करेंगे? और टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। सीधी सी बात है। बैंक मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट एक तरीके का क्या है? मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नीचे फेवरेबल क्या होता है? डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है। देखो उसने मुझे 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट कॉल के एक्स्ट्रा दिए हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी एक्स्ट्रा मुझे 12,000 रुपये दिए हैं। ठीक है जी। मैम इंटरेस्ट रेट कितना लगाएंगे? 12% का हम इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। ठीक है जी। अब ये पैसा, ये 12% तो पर एनम है। ये पैसा मेरे पास एडवांस कितना टाइम तक रखा था? अब ये जानने के लिए हम क्वेश्चन में चलते हैं वापसी। कहते हैं फर्स्ट कॉल वॉज मेड 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ अलॉटमेंट। सिंपल सी बात, जिस दिन अलॉटमेंट हुई उसके 3 महीनों के बाद मैंने फर्स्ट कॉल करी है। तो इसका मतलब 3 महीनों के लिए वो पैसा मेरे पास एडवांस में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया। अलॉटमेंट पे उसने एडवांस पैसा दिया, तो वो एडवांस कितने महीने तक था? 3 मंथ्स तक वो पैसा जो था वो बेटा एडवांस था। तो पहली चीज़ फर्स्ट कॉल के लिए क्या है? 3/12। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद आगे ये कह रहे हैं, ठीक है, एंड द फाइनल कॉल वॉज मेड 5 मंथ आफ्टर द फर्स्ट कॉल। भाई फर्स्ट कॉल के 5 महीने के बाद मैंने सेकंड कॉल करी है और अलॉटमेंट से 3 महीने के बाद मैंने फर्स्ट कॉल करी थी। यही सीक्वेंस बना। अलॉटमेंट से 3 महीने के बाद फर्स्ट कॉल करी और फर्स्ट कॉल से 5 महीने के बाद मैंने सेकंड कॉल करी। अब फर्स्ट कॉल का तो हो गया, 5 महीने यहाँ पे और 3 महीने यहाँ पे और 5 महीने यहाँ पे, टोटल 8 मंथ्स के लिए जो मेरे पास सेकेंड कॉल का पैसा था वो एडवांस में पड़ा रहा। सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट में मिल गया। तो भाई टोटल 8 महीनों के लिए सेकंड कॉल का पैसा मेरे पास एडवांस में पड़ा रहा। ये सीक्वेंस समझ पा रहे हो? ये सीक्वेंस क्या है मैम? ये रही मेरी डेट ऑफ अलॉटमेंट। इन्होंने स्पेसिफिक डेट नहीं बताई, इन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बताया। अलॉटमेंट पे मेरे पास फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा आ गया।
फर्स्ट कॉल यहाँ करी, सेकंड कॉल यहाँ करी। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट की डेट के बीच में 3 मंथ्स का डिफरेंस है। तो मतलब जो मेरे पास फर्स्ट कॉल का पैसा है वो 3 मंथ्स का एडवांस आ रखा था। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में मेरे पास 5 मंथ्स का गैप है। तो मतलब मैम पैसा तो अलॉटमेंट के टाइम पे आ गया था, तो इसका मतलब 5 + 3 8 मंथ्स के लिए सेकंड कॉल का पैसा मेरे पास एडवांस में रहा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 मंथ्स एडवांस में रहे मेरे पास 12,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, 8/12। इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। फटाफट से सॉल्व करके इसको आंसर बता दो मुझे। ये आएगा 360 और बेटा ये आएगा आपका 960। टोटल बताना, ये हो जाएगा आपका 1320। तो कॉल्स इन एडवांस जो मैं पे करूँगी वो मैं करूँगी 1320 बैंक से। ठीक है, अब सेकंड चलते हैं। सेकंड मेरे पास क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। सेकंड मेरे पास क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स में हम निकालते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं हमें पता है मैम, 10,000 रुपीज़ की उसकी पेमेंट थी और वो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। पर उसने कॉल्स इन एरियर्स पे कब करे, देखो सीधी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि उसने कॉल्स इन एरियर्स जो पे करे हैं इंटरेस्ट के साथ, वो कब करे हैं, आफ्टर द फाइनल कॉल, 3 मंथ आफ्टर द फाइनल कॉल। जब मैंने फाइनल कॉल करी, सेकेंड कॉल करी, वही उसने नहीं दी, तो उसके 3 महीनों के बाद। तो इसका मतलब मैम जो पैसा अरियर्स में था वो कितने मंथ्स के लिए था, 3/12। ठीक है जी, तो ये निकाल लो, ये आएगा आपका अमाउंट ₹250। तो इसका मतलब जब वो मुझे बैंक से पैसा करेगा 250 रुपये तो ये देगा और 10,000 रुपये अपने अरियर्स के देगा। 1250 रुपये मुझे, 10,250 रुपये मुझे देगा। 10,250 रुपये मुझे बैंक से रिसीव होंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर मुझे जो मेन चीज़ आपको करवानी थी वो करानी थी कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है जी, ये कैसे निकला। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से दे रखा था, तो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग को, लाइंस को ठीक से पढ़ना है। अब देखो, आई होप अब इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये एंट्री मेरी ड्यू की थी जो कि 5 लाख पे हुई, ये एंट्री ड्यू की थी 4 लाख पे, ये भी एंट्री ड्यू की 4 लाख पे और ये एंट्री ड्यू की 4 लाख पे। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ रिसीविंग कैसे कैसे है मैम, 12.5 लाख में से 10 लाख तो शेयर कैपिटल के थे, बाकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। अब अलॉटमेंट पे 10 लाख थे, 2.5 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो और कितने जाएंगे शेयर अलॉटमेंट में, 7.5 लाख। उन्होंने कहा कि एडवांस पे मुझे कुछ पैसा मिल चुका है, कितने शेयर्स पे, 4800 शेयर्स पे 5 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिल चुके हैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के, 24,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। इसका मतलब आधे पैसे फर्स्ट कॉल के होंगे और आधे पैसे सेकंड कॉल के। आधे क्यों, क्योंकि दोनों पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे 2.5 रुपये मंगवाए हैं। बैंक से मुझे 774 मिल गए। ठीक है जी, अब बैंक से जब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, 10 लाख की ड्यू करी, 12,000 ऑलरेडी एडवांस में आ रखे हैं, तो बैंक से कम पैसा आएगा ऑब्वियसली, 9,88,000 मुझे बैंक से रिसीव हुआ। सेकंड कॉल मैंने ड्यू कर दी, परफेक्ट है जी। सेकंड कॉल के टाइम पे एडवांस एडजस्ट कर लूँगी जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, एडजस्ट कर लिया। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स जितना पैसा उसने नहीं दिया, कितना नहीं दिया, 10,000। अब ये 10,000 मैंने निकाला कैसे मैम, उसने अप्लाई किया था 5,000 शेयर्स के लिए, उसे मिले तो 4,000 होंगे प्रोराटा बेसिस पे, और फाइनल कॉल अमाउंट कितनी करी, 2.5 रुपये पर शेयर की, तो 10,000 रुपये उसने नहीं दिए। तो जो रिमेनिंग बच गया बैलेंसिंग फिगर वो बैंक से उसने दे दी, और ये इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो मैंने आपको सिखाई दिया। तो मेन चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर फोकस वाली बात क्या थी, ये एक तो 4,000 की कैलकुलेशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स की कैलकुलेशन। डन है जी, ये आपको समझ में आ गया। तो बस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं आगे से लेकर चलती हूँ आपको। अब बेटा एक टॉपिक आता है शेयर्स इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कहते हैं कि भाई आपने शेयर्स तो दिए पर आपको बदले में बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, आपको बदले में फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश कुछ और मिल रहा है अदर देन कैश। तो ये 3 केसेस इसके बन सकते हैं। एक तो आपने शेयर्स दे दिया अपने अंडरराइटर्स को, एक शेयर दे दिया अपने प्रमोटर्स को और एक शेयर दे दिया अपने वेंडर्स को। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करो। अंडरराइटर का था पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर ही है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई आप एक कंपनी हो, आप नई नई कंपनी हो, आपको कोई नहीं जानता, तो आपके शेयर्स जो है वो बिकेंगे, लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, बहुत एक मतलब डिलेमा वाली चीज़ है, कन्फ्यूजन है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में आप अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हो। जैसे एक तरीके से समझना कि वो आपके एजेंट्स होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज़ होती है, टूर एंड ट्रैवल होता है, तो वो अपने एजेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो इंश्योरेंस पॉलिसी कोई किसी कंपनी की क्यों लेगा, इसलिए बेचने के लिए वो अपने इंश्योरेंस एजेंट्स इकट्ठा करते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं। इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देते हैं कि भाई आप लोगों को अवेयर करो कि हमारी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पे करें, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले। तो सिमिलरली
अपने शेयर्स बिकवाने के लिए पब्लिक को कंपनी क्या करती है, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है कि भाई तुम मेरे शेयर्स कंपनी को बेचो। अब अंडरराइटर्स की क्या जिम्मेवारी होती है कि वो कंपनी को वो पब्लिक को आपके शेयर्स बेचेंगे। इनकेस वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, भाई अंडरराइटर ने कहा मैं तेरे 10,000 शेयर्स को बेच दूंगा, इनकेस अगर वो नहीं कर पाता तो अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिमेनिंग शेयर वो खुद खरीदेगा। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो आपकी कमीशन एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट क्यों हुई, क्योंकि मेरा एक खर्चा है, कमीशन इज माई एक्सपेंस जो मुझे पे करने अंडरराइटर को, और किसको, अंडरराइटर को, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से क्रेडिटर हो गया, मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे वो पैसा देना है। पर वो पैसा मैंने कैसे दिया, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने उसको उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए। तो मेरी शेयर कैपिटल अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, ये मेरा डेबिट हो गया, ये अकाउंट खत्म हो गया और मैंने उसको शेयर कैपिटल दे दी, डन। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट खर्चा है टू अंडरराइटर, अंडरराइटर को मुझे देना, अंडरराइटर मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को मैंने किया खत्म और उसको शेयर कैपिटल शेयर्स दे दिए। अब दूसरा केस प्रमोटर का बनता है। प्रमोटर कौन, एक ऐसा पर्सन जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कंपनी को बर्थ देता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के नेसेसरी सारे एक्शंस लेता है। तो भाई प्रमोटर क्या करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए काफ़ी सारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को बेयर करता है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस मेरे खर्चे टू प्रमोटर, प्रमोटर लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए मैंने क्या करा, उसको शेयर कैपिटल दे दी, शेयर कैपिटल में हिस्सा दे दिया। अब तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं बेटा आपके वेंडर्स, जो कि आपके सप्लायर्स वगैरह हो गए। अब आपने क्या करा, बेसिकली एक तरीके से पूरी की पूरी उसकी कंपनी खरीद ली, पूरी के पूरे उसका सारे एसेट सारी लाइबिलिटी सब खरीद लिया। तो बेसिकली अगर आप किसी वेंडर से सब कुछ खरीद लेते हो तो उसके सारे सन्ड्री एसेट्स आपके हो गए, एसेट्स का फेवरेबल नेचर डेबिट, तो सारे एसेट्स आपके हो गए, उसकी लाइबिलिटी भी आपकी हो जाएंगी। फिर जब मैम एसेट आ रहे हैं तो एसेट के साथ साथ में उसकी लाइबिलिटीज़ भी आएंगी, तो उसकी सारी लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई, ठीक है जी। सन्ड्री एसेट्स उसके सारे हो गए, लाइबिलिटी सारी होगी, और उसके बदले आप वेंडर को एक अमाउंट दोगे विच इज़ पीसी। पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। अगर आप आज कोई भी वेंडर का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, तो बिजनेस के अंदर देखोगे कि भाई एसेट्स भी आएंगे सारे, लाइबिलिटीज़ भी आएंगी सारी की सारी, और उसके बदले आप उसको एक पेमेंट करोगे, ठीक है। अब मैम देखो डिफरेंस अगर ऊपर बच रहा है तो इसका मतलब गुडविल है कि आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। अगर डिफरेंस नीचे बच रहा है क्रेडिट साइड पे तो वो आपका कैपिटल रिजर्व है, कितने पैसे आपने बचा लिए हैं। अब वेंडर को आप पेमेंट कैसे करोगे, वेंडर का जो अकाउंट बना इसको आप पेमेंट करोगे, कुछ पैसे कैश या बैंक की फॉर्म में दोगे, कुछ पैसे मतलब कुछ शेयर्स दे दोगे, और कुछ शेयर्स जो आपने प्रीमियम पे दे दिए। वेंडर को आपने सेटल कैसे किया, पैसा देके, शेयर्स देके, और शेयर्स मैंने प्रीमियम पे देके, तो प्रीमियम की अमाउंट। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है जो हम कहते हैं कि शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक सिंपल सा ना क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ मेसर्स मुरारी लाल एंड सन्स इन 2012, ठीक है जी, टेकिंग ओवर द फॉलोइंग एसेट्स वैल्यू स्टेटेड अगेंस्ट ईच वन ऑफ देम। कह रहे मिस्टर एक्स लिमिटेड ने मेसर्स का पूरा बिजनेस ही ले लिया, पूरा बिजनेस ले लिया, तो ऑफकोर्स उसको एक लमसम पेमेंट करेगा। आज कोई कुछ भी खरीद रहा है, किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है तो उसका एक लमसम पेमेंट करता है, विच लमसम पेमेंट इज कॉल्ड पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अब पूरा बिजनेस खरीदेगा तो बिजनेस कुछ अच्छी चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी, मतलब सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों चीज़ें उसके पास आएंगी। नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है कंपनी की बुक के अंदर, अगर जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमने पूरी की पूरी इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दिए, मतलब कुछ पैसा वैसा नहीं दिया, कहा कि भाई तेरा पूरा बिजनेस हम लेके जा रहे हैं और इसके बदले हम तेरे को हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे एट ऑफ ₹10 ईच, एज्यूमिंग सच शेयर्स आर, 2 केसेस है, पार पे इशू करे गए थे, सेकंड केस प्रीमियम पे इशू करे गए थे। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगे वो समझते हैं। सबसे पहली एंट्री, ये मैम कौन सा केस हुआ, वेंडर से हमने सब कुछ खरीद लिया, तो हम सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, देखो तो भाई कि हम उसे कितनी पेमेंट करनी है और क्या क्या हमने लिया है, ठीक है मैम। एसेट्स 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 एसेट्स, ये सारे हमने उससे क्या ले लिए बेटा, एसेट्स ले लिए। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर स्टॉक सन्ड्री डेटर टू मेसर्स मुरारी लाल एंड सन्स, मुरारी एंड सन्स, ये क्या आएगी, ये होगी आपकी पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन, कि इतना पैसा मैं उसको दूंगा इन सब चीज़ों का। अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज़ होती, जैसे कि कोई आपका लोन होता, क्रेडिटर्स होते, तो वो भी मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बेटा शो करने लग जाती। परफेक्ट है, चलो फटाफट से वैल्यूज डालो, कितनी, 10 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख और 1,60,000, ठीक है। 10 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख और उसके बाद 1,60,000। टोटल बताना कितना आएगा, टोटल ये आपका आएगा 21,60,000
इसकी नरेशन लिख देना, बीइंग एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम मुरारी एंड सन्स। ठीक है जी, ये कहानी हो गई आपकी। अब इन्होंने क्या बोला, पूरा का पूरा जो है परचेस कंसिडरेशन है, जो पूरे पैसे मुझे देने हैं वो किस फॉर्म में दे दिए मैंने, शेयर्स की फॉर्म में दे दिए एंटायरली। तो अब दो केसेस है मेरे पास, शेयर अगर पार पे इशू है तब क्या होगा, शेयर अगर प्रीमियम पे इशू है तब क्या होगा। तो देखो, तो चलो मैं आपको समझाती हूँ एक वर्किंग नोट के थ्रू। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, आपको करना क्या है, जो भी अमाउंट आपको पे करनी है, मैम मुझे अमाउंट कितनी पे करनी है, 21,60,000 रुपए, बिकॉज मुरारी एंड सन से मुझे इतने का सामान मिला था, तो ये अमाउंट मुझे उसको पे ऑफ करने, दैट इज माई परचेस कंसिडरेशन। ठीक है जी, मैम 21,60,000 रुपए मुझे पे करने हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि शेयर किस प्राइस पे जा रहा है, शेयर का इशू प्राइस क्या है। अगर वो तो बेटा जा रहा है पार पे, तो इसका मतलब क्या है, 10 का शेयर जो है हम 10 रुपए का ही इसको दे रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं डिवाइड कर दूंगी 10 से, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ जाएंगे जब मैं ए को डिवाइड कर दूंगी बी से, दैट इज 2,16,000। इसका मतलब 2,16,000 शेयर्स मैं इशू कर रही हूँ उसको, जब मैं अपने शेयर को पार पे इशू कर रही हूँ। पर वही अगर मेरा सेकंड केस आता है कि शेयर जो है आपके प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रीमियम वाला कंटेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि जो आपके शेयर्स है वो 20% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। इसका मतलब मैम 10 रुपए का शेयर है, उसका 20% प्रीमियम है, इसका मतलब जो प्रीमियम अमाउंट है ₹2 की है, तो मेरा इशू प्राइस क्या हो जाएगा, 10 का शेयर 2 का प्रीमियम, इसका मतलब जो मेरा इशू प्राइस है 12 रुपए का है, कि एक शेयर में 12 रुपए का इशू कर रही हूँ। ठीक है जी, तो इस केस में क्या होगा मैम, 21,60,000 रुपए मुझे देने हैं, डिवाइड कर दूंगी शेयर के इशू प्राइस, दैट इज ₹12, तो मेरे 1,80,000 शेयर्स निकल कर आएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इशू कर रही हूँ। अब तीसरा कौन सा कॉलम आता है मैम, डिस्काउंट का, कि अगर मैं अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रही हूँ तो ये तो प्रोहिबिटेड है। ओरिजिनल कभी भी आप अपने शेयर को ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अगर आपने शेयर्स को फोरफीट कर लिया फिर री इशू कर रहे हो, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, तब आप डिस्काउंट पे कर सकते हो, पर ओरिजिनल शेयर्स को कभी भी आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, हमारा कंपनी लॉ का सेक्शन प्रोहिबिट करता है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। तो मैम नंबर ऑफ शेयर्स का रेलेवेंस क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको नरेशन में लिखने में हेल्प आती है कि बीइंग सो एंड सो शेयर, दैट इज 2,16,000 शेयर्स हैज बीन इशूड ऑफ ₹10 ईच टू मुरारी एंड सन्स। तो भाई एक चीज बता दो, मुरारी एंड सन्स को कितने पैसे दे रहे थे मैम, 21,60,000 रुपए। तो ये कितने से अमाउंट मेरा डेबिट होगा, क्रेडिट जो था वो 21,60,000 से था, तो वही अमाउंट मेरी रिवर्स होगी कितने की, 21,60,000 की, और इसके बदले में उसको क्या दे रही हूँ, अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज ऑफ 21,60,000। आगे चलो, आगे कह रहे हैं अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है जी, तो इसका मतलब मुरारी एंड सन्स को तो कितने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा मैम, वही सेम अमाउंट विच इज 21,60,000 से वो डेबिट होंगे। ठीक है जी, उसके बाद मैम मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, बिकॉज मैम मैं 10 का शेयर 12 पे इशू कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने शेयर्स इशू कर रही हूँ। मैम मैं 1,80,000 शेयर्स को इशू कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप क्या दिखाओगे कि 1,80,000 तो मेरे शेयर्स थे, उसको मैंने 10 रुपीज़ के प्राइस पे किया, तो 18 लाख रुपए तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद मैम 1,80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ विच मीन्स 3,60,000 रुपीज़ जो है वो मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। टोटल मिलाओगे तो आपके 21,60,000 रुपए आ जाएंगे। नरेशन लिख देना कि बीइंग 1,80,000 शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है जी, टू मुरारी एंड सन्स, और ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने क्यों निकाले, सीधी सी चीज ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना पैसा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा और कितना मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। अनलेस एंड अनटिल आई नो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तब तक मैं इसकी सही क्लासिफिकेशन बाइफिकेशन नहीं कर सकती। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 6, हम शेयर्स को इशू करें फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, इसके अंदर देखेंगे इशू के एक्सपेंसेस, और आपका जितना भी पैसा है सारा का सारा कंबाइंड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आ गया। जो भी आपका पैसा है एक बारी में ही आ गया, टुकड़ों में नहीं आ रहा। तो देखो EF लिमिटेड रजिस्टर्ड है, एक ऑथराइज शेयर कैपिटल जिसकी है वो कितनी है, 50 लाख रुपीज़ की। भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी अपनी पूरे जन्म के अंदर इशू कर सकती है, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल पूरे अपने लाइफ टाइम में कंपनी इतनी कैपिटल को इशू कर सकती है, कितनी है, 50 लाख की। अब 50 लाख की बाइफिकेशन क्या है, 4 लाख तो इक्विटी शेयर्स है, और एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, ₹10, और 1 लाख जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका प्राइस कितना है, 10। तो इसका मतलब मैं 50 लाख की कैपिटल में मेरे इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब 40 लाख की मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है, एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब 10 लाख रुपए की मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कम्स इक्वल्स टू 50 लाख रुपीज। ये इशू नहीं हुए, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर इतना इशू कर सकती है। ठीक है जी, अब इसने
उसने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग जो है मेसर्स जडेजा ब्रदर्स से एक्वायर करिए 20 लाख रुपए की। ठीक है जी, तो मेसर्स से उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करिए 20 लाख रुपए की। जो उसका परचेस प्राइस है, मतलब जिस प्राइस पे परचेस करी 20 लाख रुपए की, वो कैसे कंपनी ने रिजॉल्व किया, कंपनी ने उनको 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे दिए। ठीक है जी, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। मैम एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए प्रीमियम, इसका मतलब एक शेयर उन्होंने 20 रुपए में डिसॉल्व, एक शेयर उन्होंने 20 रुपए में इशू किया है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है मैम, सबसे पहली चीज तो लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने 20 लाख रुपए की खरीद ली। अब जो 20 लाख रुपए उसको सेट ऑफ कैसे करवाया मैम, उन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स दिए और एक शेयर का प्राइस 20 रुपए लगाया। ये 20 की बाइफिकेशन कैसी है, 10 तो उसका फेस वैल्यू है शेयर की और 10 उसका सिक्योरिटी प्रीमियम है, 10 उसका प्रीमियम है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज आपको अगर एंट्री डालनी है तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट बना लो इन द बुक्स ऑफ EF लिमिटेड, आपका जर्नल। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी मैम, एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिखना, अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेसर्स जडेजा ब्रदर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जडेजा ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो कितने की लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है, हमने जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है वो 20 लाख रुपीस की खरीदी है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह पे 20 लाख रुपीस, नरेशन में डाल देना बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर्ड और टेकन ओवर फ्रॉम जडेजा ब्रदर्स। ठीक है जी, अब देखो ये जो अकाउंट है आपका 20 लाख से क्रेडिट हो गया, तो इसको सेट ऑफ करने के लिए, इसको डेबिट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। तो जो मेरी सेकेंड एंट्री बनेगी वो बनेगी मेसर्स जडेजा ब्रदर्स। ठीक है जी, अकाउंट उसका हो जाएगा डेबिट, मेसर्स जडेजा ब्रदर्स अकाउंट उसका हो गया डेबिट। अब हम क्या दे रहे हैं उसके बदले, उसको पैसा नहीं दे रहे, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं और जो शेयर है साथ साथ में प्रीमियम पे इशू है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 लाख रुपए। अब कैसे दे रहे हैं मैम, उसको 1 लाख इक्विटी शेयर दे रहे हैं और ₹10 ईच, इसका मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10 लाख रुपीज। ठीक है जी, 10 लाख रुपीज आपके हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा मैम, 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, विच मीन्स 10 लाख रुपीज की यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे आपके 20 लाख रुपीज खत्म हो गए, दोनों एंट्रीज कंप्लीट। अब आ जाओ एंट्री नंबर 3 पे और आगे क्वेश्चन को फर्दर रीड करने की कोशिश करो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स को अलॉट कर दिया एट पार, मतलब 10 का शेयर 10 पे ही, किसको, प्रमोटर को करा है एज अ रेम्युनरेशन फॉर द पास्ट सर्विसेज। जो है प्रमोटर ने अपनी सर्विसेज दी है उसके बदले उसको कंपनी को शेयर्स दे दिए गए। अब बेटा यहाँ पे एक बार अंडरस्टैंडिंग लेना, अगर कोई भी शेयर्स प्रमोटर को इशू करे जा रहे हैं तो कंपनी प्रमोटर को क्यों इशू करेगी, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी प्रमोटर को पैसा ना देके अपनी कंपनी के शेयर्स क्यों देती है, बिकॉज प्रमोटर ने उसको काम करके दिया था, कंपनी को सर्विसेज दी थी, तो एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, एज अ फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन उसको दिए जाते हैं। अब उसकी एंट्री क्या होगी, हमने क्या सीखा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अभी आपकी मर्जी है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, गुडविल भी लिख सकते हो, टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी है आप वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या है बेटा, ये कंबाइंड एंट्री होगी। आप इसको चाहो तो बाइफरकेट करके भी दिखा सकते हो। देखो इसका भी तो अल्टीमेट इफेक्ट जो है, प्रमोटर से प्रमोटर कट जाएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल, यही उसका इफेक्ट बनेगा। तो आपकी मर्जी है, आप ब्रेकअप करके दिखा दो, आपकी मर्जी, आप कंबाइंड लिखो। मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ कि आप इसमें से कोई भी तीनों में से एक टर्म यूज कर सकते हो। चलो इसमें हम गुडविल यूज करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन। आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है जी, नरेशन में लिखना कि बीइंग द इशू ऑफ, कितने शेयर्स हमने इशू करे हैं। ठीक है, कितने रुपए का एक शेयर था मैम, हमने इशू करे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू प्रमोटर एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर कोई रेजोल्यूशन की डेट दिख रखी है तो, या फिर यहां तक भी लिखोगे तो काम ओके है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो मैम हमने प्रमोटर को 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे एट पार, 10 रुपए का शेयर पे दिए हैं जो उसकी सर्विसेज थी उसके लिए। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री कुछ भी लिख दो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, और प्रमोटर तो इक्विटी शेयर कैपिटल। कंबाइन लिखनी है तो कंबाइन क्या लिख दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ गुडविल अकाउंट, आपको पूरा लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने भाई मैम, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसका मतलब 1 लाख रुपए के हमने उसको दे दिए। अब नरेशन लिख लोगे, परफेक्ट है, लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में करते हैं वापसी और एंट्री नंबर 4 चेक करते हैं कि वो क्या कहती है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपको, फिर से क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, जनता के पास जा रही है, कहती 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। मैम कितने का शेयर है, 10 रुपीज का शेयर है, प्रीमियम कितना है, 10 रुपए का और प्रीमियम है, मतलब टोटल कंपनी जो है 20 रुपए मंगवा रही है पब्लिक से।
ठीक है जी, ये तो इक्विटी शेयर की बात हो गई। प्रेफरेंस के लिए क्या कर रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो इक्विटी शेयर को कह रही है कि 2 लाख इक्विटी शेयर है, 10 + 10 टोटल 20 रुपये वो कम उस शेयर के देंगे, कौन, पब्लिक। साथ साथ में 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स एट पार पे ही है, मतलब 10 का शेयर 10 पे हम इशू कर रहे हैं। जो भी पैसा है द एंटायर अमाउंट वो सारा का सारा एप्लीकेशन पर ही आ जाएगा। एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा पैसा जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ इसकी एंट्री बना लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या आएगी मैम, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से पूरा का पूरा पैसा आएगा, पर वो पैसा किस किस चीज का है मैम, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है और मेरी 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा है। मैम क्या मुझे 12% लिखना मैंडेटरी है? येस, बिकॉज 12% इटसेल्फ शोज कि जो मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उनको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आपको पता ही है ना कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इक्विटी की तरह नहीं होता कि जितना मिल गया उतना मिल जाएगा, जितना बच गया उतना मिलेगा। उनका एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता है। इंटरेस्ट बेटा मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, डिबेंचर से इंटरेस्ट, ठीक है, और आपका जो शेयर कैपिटल होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उससे डिविडेंड, तो मतलब 12% को उनको डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, तो ये 12% लिखना मैंडेटरी होता है। ठीक है जी, चलो अब बैंक से कितना पैसा आएगा तो दिमाग लगाओ। मैम इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं मैम, 2 लाख इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं। ठीक है जी, एक शेयर कितने का दे रहे हैं मैम, एक शेयर 20 रुपये का दे रहे हैं, बिकॉज 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी और 10 रुपीज़ प्रीमियम था। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 40 लाख रुपीज़। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैम 50,000 प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर में पार पे 10 रुपये का ही दे रही हूँ, तो 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैंक से जो टोटल पैसा रिसीव होगा वो होगा मुझे 45 लाख रुपए। Big application money received for 2 lakh equity shares at ₹20 per share and 50,000 shares of 50,000 12% preference shares at ₹10 per share। ठीक है जी, अब मैम पैसा तो आ गया पर शेयर कैपिटल में भी तो डालो इसको। ये तो एंट्री किसकी होगी, रिसीविंग की एंट्री। ड्यू की एंट्री में तो डालो। ड्यू की एंट्री कैसे, मतलब मैम इक्विटी शेयर, ये जो है ना यहाँ पे इक्विटी शेयर पे जो पैसा आया, प्रेफरेंस शेयर जो पैसा आया वो शेयर कैपिटल के अंदर डालो। ठीक है जी, समझ गए। यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं आपको, एंट्री नंबर 5। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, देखो अगर तरीके से दिखाऊँ आपको तो ये आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर। मैम सारा का सारा पैसा एक बारी में आया था, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भाई पहले तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही अकाउंट के अंदर मर्ज होके हमने सारा का सारा पैसा जो है उनसे मंगवा लिया। कितना कितना पैसा है, 40 लाख रुपए और 5 लाख रुपए, टोटल हो गए 45 लाख रुपीज़। 40 लाख और 5 लाख, टोटल कितने हो जाएंगे, 45 लाख। अब कैसा कैसा जाएगा मैम, ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, फिर बाकी का जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, और जो हमने शेयर इशू करे थे वो प्रीमियम पे करते तो बाकी का जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा मैम, 2 लाख शेयर पे 10 रुपये, तो इसका मतलब 20 लाख रुपए तो जी सामने सामने इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में मैम 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपए मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में मैम, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे मेरे 2 लाख शेयर्स पे 10 रुपीज़, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पे अगेन मेरे 20 लाख रुपए चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इस चीज़ को करेक्ट कर लो। यहाँ पे इक्विटी शेयर, यहाँ पे क्या करो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट A&A, और यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, 12% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बाकी नोट्स में मैं अच्छे से आपको करवा दूंगी। ये यहाँ तक हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ जाओ फिर से क्वेश्चन में करते हैं वापसी। क्वेश्चन में कह रहे हैं जो सारा का सारा इशू था वो एक अंडर राइटर को हमने दे दिया। अंडर राइटर का नाम क्या है, मेसर्स कुंबल एंड सन्स। ठीक है जी, सारा का सारा इशू हमने एक अंडर राइटर को दे दिया कि भाई हम नहीं दिक्कत पाल रहे कि पब्लिक के पास जाएंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे, पूरी के पूरे शेयर्स को सब्सक्राइब कराने की गारंटी आप ले लो, जिसके लिए हम आपको कमीशन देंगे 2% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 2%, मतलब जिस भी प्राइस पे जो प्राइस मुझे मिल रहा है उसका 2% मैं तेरे को दे दूंगी, पर 2% कैश नहीं दूंगी मैं तेरे को, मैं इसको पे करूंगी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं अपनी कंपनी के ही इक्विटी शेयर्स तेरे को पार पे दे दूंगी, मतलब जो रेट है उस रेट पे तेरे को दे दूंगी, कंपनी के इक्विटी शेयर्स तेरे को पैसा नहीं दूंगी। और जो इशू था वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया लोगों ने, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को पास करो। तो बस मेरी एक एंट्री रहेगी किसकी, अंडर राइटर की। तो सबसे पहली चीज क्या दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, अंडर राइटिंग कमीशन। यही एंट्री सिखाई थी मैंने आपको, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कुंबल एंड सन, कि बताओ भाई खर्चा कितना है, कितनी कमीशन देनी पड़ेगी। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मेसर्स कुंबल एंड सन्स, कितनी मैम,
पूरा का पूरा जो इशू प्राइस है उसका 2%, विच मीन्स 45 लाख रुपए मुझे मिले हैं, उसका 2% कितना होता है, 90,000 रुपये मेरी अंडर राइटिंग कमीशन है इस काम को करवाने की। एंट्री नंबर 7, मैम सारे की सारी जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो मैसेस कुंबल एंड सन को मैंने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स देके करी है। अगर मैं कंपनी का कैश देती, बैंक का बैलेंस देती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, मैसेस कुंबल एंड सन 90,000 टू बैंक अकाउंट, कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाता। पर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही हूँ कंपनी की 90,000 रुपीज़ की। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि जो आपके शेयर्स है वो बेटा पार पे ही इशू हुए हैं। ये देखो क्वेश्चन साफ साफ आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि जो आपके शेयर्स हैं वो हमने पार पे ही इशू करके दिए। अगर प्रीमियम पे होते शेयर्स इन केस, तो मैं यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखती, पर नहीं हुए तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। बस ये आपकी सारी एंट्रीज क्लोज होगी। और इस सिंपल सा आपको करके दिखाना था, जिसके अंदर मैंने आपको क्या सिखाया, अंडर राइटिंग कमीशन वाला पार्ट भी हो गया हमारा, सेकेंडली वेंडर वाला पार्ट भी हो गया हमारा, और थर्ड हमारा प्रमोटर वाला पार्ट भी इसके अंदर हो गया। फटाफट से इसके नोट्स बना लो।